दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की, जिसको पुराना कल्याणवादी अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो बच्चों, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या होता है, और आने वाले वक्त में भी वीडियो बनाएंगे बच्चों। तो बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराएंगे, जो कि आपके यूजी, पीजी, यूजीसी नेट तमाम जगह पे लागू होगा। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, ताकि आपको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में सारे के सारे कोर्सेज मिल सकें। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र, यहीं से कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। इससे पहले भी कल्याणवादी अर्थशास्त्र था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बनाया था। लेकिन कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जो सिस्टमेटिकल विचार है, यानी कि एक तरीके से व्यवस्थित रूप है, वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पीगू जी ने, जिसका नाम था इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। उसमें उन्होंने कल्याण का व्यवस्थित एक रूप प्रस्तुत किया, और वहीं से फिर कल्याणवादी अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में विकसित हुई है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कल्याण का क्या मतलब है, जो कि पीगू ने कल्याण का क्या मतलब बताया। और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट, देखिए, जब हम कल्याण पढ़ रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कल्याण क्या होता है। देखिए, कल्याण किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति है। जब आप किसी वस्तु का उपभोग करते हो, किसी सेवा का उपभोग करते हो, कोई मूवी देखते हो, कोई खाना खाते हो, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, एक उपयोगिता जिसे बोलते हो आप, यानी कि जो संतुष्टि है किसी व्यक्ति की, उसी को उन्होंने कल्याण कहा। यानी कि कल्याण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि, जिसे उन्होंने क्या कहा, कल्याण। और कल्याण जो है वो व्यक्तिपरक है, यानी कि एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो यानी कि जब मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाने से मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो कहलाता है कल्याण। और कल्याण जो है वो एक व्यक्तिपरक विचार है। तो बच्चों, पीगू ने जो कल्याण है उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक सामान्य कल्याण और एक आर्थिक कल्याण। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सामान्य कल्याण वर्सेस आर्थिक कल्याण नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि आर्थिक कल्याण तो सामाजिक कल्याण का एक रूप है। जैसे आप देखिए, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण एक छोटा सर्कल है और सामान्य कल्याण एक बड़ा सर्कल है। इसका ये मतलब हुआ कि सामान्य कल्याण के अंदर ही आर्थिक कल्याण आता है, क्योंकि सामाजिक कल्याण में ऐसे तत्वों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक और अनार्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं, जबकि आर्थिक कल्याण में केवल उन्हीं कारकों को शामिल किया जाता है जो कि आर्थिक कारक जिसको प्रभावित करते हैं वो आर्थिक कल्याण है। जैसे सपोज कीजिए हम कल्याण की बात करें, तो बच्चों, कल्याण इनकम पे डिपेंड करता है, नो डाउट इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ इनकम पे कल्याण डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरी रेस्पेक्ट है कि नहीं है, लोग मुझे किस तरीके से बुलाते हैं, ये भी कल्याण पे डिपेंड करता है। ये भी कल्याण का एक जरूर है। इसके अलावा मान लीजिए जिस देश में मैं रह रहा हूँ उस देश का माहौल कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे इनकम तो बहुत मिल रही हो, लेकिन मुझे मेरी स्थिति खराब हो, या आप समझ लीजिए देश की आर्थिक स्थिति के अलावा देश की सामाजिक स्थिति खराब हो। तो कल्याण जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन पीगू ने अपने कल्याण को केवल आर्थिक कल्याण पे ही बेस रखा। तभी तो उन्होंने कहा कि कल्याण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग से जो वस्तु उपभोग से प्राप्त होती है, यानी कि संतुष्टि। है, मैंने लिखना भूल गया, कल्याण का अर्थ है वस्तु सेवाओं के उपभोग से संतुष्टि मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि वस्तु उपभोग से संतुष्टि जो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है, या हम कह सकते हो कि किसी उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि जो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है, उसी को कल्याण कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो फोकस किया वो वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर किया, यानी कि उन्होंने केवल कल्याण में उन्हीं तत्वों को शामिल किया जो आर्थिक कारकों से प्रभावित होते हैं। सामाजिक कारकों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। इसलिए हम भी उनके कल्याण को केवल आर्थिक कल्याण पे ही फोकस करेंगे। यानी कि आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी पैमाने से संबंधित होता है, यानी कि जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, उसी को उन्होंने आर्थिक कल्याण कहा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा आर्थिक कल्याण क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करने से जो संतुष्टि मिलती है उसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है। जैसे मैंने पानी पिया, जूस पिया, दही खाया, तमाम चीज़ें, टीवी देखा, मोबाइल है, लैपटॉप है, एसी है, सभी चीज़ों को मुद्रा रूपी पैमाने पे मापा जा सकता है। इसीलिए इन्हीं चीज़ों को उपभोग करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, जो मज़ा मिलता है, उसी को पीगू ने आर्थिक कल्याण की संज्ञा दी।
इसके अलावा बच्चों आर्थिक कल्याण को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उसमें वृद्धि की जा सकती है, इसके बारे में भी पीगू ने अपने विचार दिए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों उन्होंने कहा कि आर्थिक कल्याण को अगर आपको बढ़ाना है या आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है तो आपको 2 क्राइटेरिया पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें से पहला क्राइटेरिया है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, जबकि साधन स्थिर रहें। यानी कि जब साधन स्थिर रहें, जब काम के घंटे स्थिर रहें और अगर आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। बच्चों यहाँ पे वास्तविक राष्ट्रीय आय की बात की जा रही है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की बात की जा रही है। तो पीगू का यह मानना था क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका उपभोग का लेवल, प्रति व्यक्ति उपभोग का लेवल भी बढ़ेगा और इससे संतुष्टि का लेवल बढ़ेगा और कल्याण में वृद्धि होगी। इसी तरीके से अगर वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि कमी होती है तो कल्याण में भी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए उन्होंने कल्याण को राष्ट्रीय आय से डायरेक्ट लिंक कर दिया, यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि जबकि साधन स्थिर है। अब बच्चों साधन स्थिर रहने का मतलब देखिए आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे साधन स्थिर रहने का मतलब यहाँ पे वो संसाधनों के आवंटन की बात कर रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए एक साधन को हटाकर दूसरे कार्य में लगाया जाता है और उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो ऐसा करना अत्यधिक आवश्यक है। यानी कि उन्होंने सुझाव दिया कि संसाधनों का पुनः आवंटन करना चाहिए, यानी कि एक साधन को एक कार्य से हटाकर अगर दूसरे कार्य में लगाया जाता है और दूसरे कार्य में लगाने की वजह से अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह वृद्धि आवश्यक है, यह वृद्धि जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है साधनों में स्थिर वृद्धि, यानी कि संसाधनों का पुनः आवंटन का उन्होंने समर्थन किया। तो बच्चों एक तो क्राइटेरिया ये हो गया कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि वास्तविक आय का धनी व्यक्ति से निर्धन व्यक्तियों की ओर हस्तांतरण होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पर बच्चों आय के असमान वितरण में समानता लाने की बात की गई है। यानी कि उन्होंने ये मानना था कि जो अमीर व्यक्ति होता है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है और जो गरीब व्यक्ति होता है उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है। इसीलिए अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटने से आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि होगी, जिसको कि हम सामाजिक कल्याण के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उन्होंने 2 सुझाव दिए आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए। पहला कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, दूसरा अमीरों से धन लेकर, अमीरों से संसाधन लेकर गरीबों की ओर बांट दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक शर्त जोड़ दी कि संसाधनों का पुनः आवंटन या आय का पुनः आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार अमीरों से पैसा लेगी तो अमीरों के कार्य करने की क्षमता में कमी आएगी। मान लीजिए सपोज कीजिए मैं पैसे कमाता हूँ, मान लीजिए मैंने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये में से गवर्नमेंट कहे कि 70 रुपये मैं लूंगी तो मैं तो काम करना ही बंद कर दूंगा, केवल उतना ही काम करूंगा जितनी मेरी जरूरत पूरी हो जाए। इसका मतलब अगर सरकार बहुत बड़ी मात्रा में अमीरों पर दबाव डालती है तो इसका बुरा असर उत्पादन करने की क्षमता पर पड़ेगा, उत्पादन की प्रक्रिया पर पड़ेगा। तो पीगू इस बात से चिंतित थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आय का बंटवारा इस तरीके से अमीरों से गरीबों की ओर होना चाहिए जिससे कि हमारे उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जो पूंजीगत निवेश है, उस पर इसका बुरा असर ना पड़े। तो बच्चों ये है पूरी की पूरी थ्योरी। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक बात समझनी है वो ये है कि कल्याण में उन्होंने केवल आर्थिक कल्याण के अप्रोच को समझा और आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के 2 सुझाव उन्होंने दिए। पहला वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि और दूसरा है वास्तविक आय का धनी व्यक्तियों से अमीर व्यक्तियों की ओर हस्तांतरण। तो बच्चों इसकी हम कह सकते हो मान्यताओं की बात करें इस पूरी की पूरी थ्योरी की, तो पहली मान्यता है क्रमवाचक उपयोगिता, यानी कि इन्होंने उपयोगिता का माप क्रमवाचक, मार्शल के अनुयायी रहे हैं तो मार्शल की क्रमवाचक उपयोगिता का प्रयोग भी पीगू ने अपने सिद्धांत को समझाने में किया, क्योंकि तभी तो आप उपयोगिता को माप बना सकते हो। इसके अलावा उन्होंने माना कि उपभोक्ता विवेकशील है जो कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा संतुष्टि की जो समान क्षमता है, यानी कि संतुष्टि की समान क्षमता का मतलब है कि अगर एक उपभोक्ता की जो रुचि है, प्राथमिकता है, वो समान है और उनको समान आय दे दी जाए तो संतुष्टि का स्तर भी उनका समान रहेगा। इसके अलावा उनकी एक मान्यता मुद्रा की घटती सीमांत उपयोगिता है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, व्यक्ति की खर्च करने की व्यक्ति की जो मुद्रा के प्रति लगाव है, मुद्रा से मिलने वाली उपयोगिता है, उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर किसी अमीर के 100 रुपये का नोट खो जाए तो उसको उतना दुख नहीं होता, जबकि गरीब का 100 रुपये का नोट खोने पर दुख होगा, क्योंकि दोनों के लिए मुद्रा की उपयोगिता अलग अलग है। ये समझाने की बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उपयोगिता का अंतर व्यक्तिगत तुलना करना संभव है। तो ये बच्चों कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में हमने आपसे बात की। इन्हीं मान्यताओं के बेस पर कुछ आलोचना भी है, क्योंकि सिद्धांत में उपयोगिता का क्रमवाचक लिया गया है, लेकिन वास्तव में हम देखें तो उपयोगिता क्रमवाचक नहीं होती। उपभोक्ता ये तो कह सकता है कि एक चीज़ अच्छी है या दूसरी चीज़ खराब है, लेकिन कितनी उसे संतुष्टि मिली
इसका माप करना असंभव है, मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए ये आलोचना की जाती है सिद्धांत की कि इसमें उपयोगिता का क्रमवाचक लिया गया है अवधारणा को, जो कि गलत है। दूसरा, संतुष्टि के समान क्षमता की मान्यता अनुचित है, यानी कि ये वाली जो मान्यता है कि अगर सभी व्यक्तियों को समान आय दे दी जाए तो उनका संतुष्टि का स्तर भी समान रहेगा, ये गलत है, क्योंकि संतुष्टि एक व्यक्तिगत विचार है। सभी व्यक्तियों के समान आय के प्राप्त होने पर भी उनकी संतुष्टि का स्तर अलग अलग रहता है, और ये आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाने के बाद बहुत खुश है, कोई 10 लाख रुपए कमाने के बाद बहुत दुखी है। व्यक्ति इनकम वही है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता का जो माप है वो अलग अलग है। इसके अलावा ये कहना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से कल्याण में वृद्धि होगी ही होगी, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि शराब बनाने से हो, अफीम बनाने से हो, चरस बनाने से हो, या ऐसी हानिकारक वस्तुएं बनाने से हो जिससे पॉल्यूशन फैल रहा है, तो डेफिनेटली ये वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करेंगी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें कल्याण में वृद्धि नहीं करती हैं। ये भी बच्चों आपको समझना होगा। इसके अलावा हमें यह भी समझना है कि कल्याण एक व्यक्तिगत विचार है और राष्ट्रीय एक वस्तुगत विचार, दोनों को आपस में जोड़ना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। तो बच्चों ये सारी की सारी आलोचनाएं, जो सारे के सारे टॉपिक हमने कवर किए, इससे अगली वाली वीडियो में हम आपको जो पेरेटो है, पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र, वो हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से पेरेटो ने व्यक्तिगत आप कह सकते हैं क्रमवाचक उपयोगिता को त्याग करके गणनावाचक उपयोगिता के आधार पर आप कह सकते हो कि किस तरीके से अपना कल्याणवादी अर्थशास्त्र डेवलप किया, वो हम आपको बताएंगे। बच्चों कुछ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको इनका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जिसमें से पहला है कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के कौन है बच्चों, ये आपको मुझे बताना है, मार्शल, पीगू, कोलार्ड और सैमुअल्सन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन है कि पीगू का कल्याणकारी अर्थशास्त्र का आधार क्या है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है, दोनों हैं या दोनों नहीं है। इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन का जवाब मुझे देना है कि पीगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहलाता है प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र, पूंजीवादी कल्याणवादी अर्थशास्त्र, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र या आधुनिक कल्याणवादी अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे दीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बच्चों को मुझे देना है, वो है पूंजी की पीगू के अनुसार राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है। विपरीत संबंध है, सीधा संबंध है, कोई संबंध नहीं है, और उपयुक्त में से सारे के सारे असत्य हैं। तो बच्चों इस तरीके से देखिए हमने समझा पीगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र का पूरा टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।